ठीक है बच्चों, तो आज की हम अपनी नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, जो आपके बीकॉम के सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर है। इसमें एग्रीकल्चर इनकम में बहुत ही कम कंसेप्ट हैं, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें इतना कुछ टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होती है फ्रॉम टैक्स, मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। पर कैसे कब नहीं लगता है ये भी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हम अपने नोट से देखते हैं और साथ में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि चीज़ें हमें और आसानी से समझ में आ जाए। तो अब द टर्म एग्रीकल्चर इनकम इज डिफाइंड इन 3 पार्ट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज 21A सब क्लॉज A, 21A सब क्लॉज B एंड 21A सब क्लॉज 3, जो कि हमें नीचे दिया हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम सारा डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड अगर हमने लीज आउट कर दिया यानी रेंट पर दे दिया है और उससे अगर हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा है, इफ़ एनी पर्सन हैज़ गिवन एनी एग्रीकल्चर लैंड ऑन रेंट, अगर किसी पर्सन ने अपने एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पर दे दिया है तो रेंट टू रिसीव शैल बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम। तो जो रेंट रिसीव होगा उस पर उसे एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और एग्रीकल्चर इनकम जो होता है वो क्या होता है, शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। अगर इनकम जो रेंट है अगर वो रिसीव हुआ किड्स में, यानी कोई चीज़ दी, हमने रेंट लैंड दिया, अपना एग्रीकल्चर लैंड किसी को रेंट पर दिया और उसके बदले में उसने हमें कोई चीज़ दी, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम ही होगी, ठीक है। द रेंट कैन बी ईदर रिसीव बाय ओनर ऑफ लैंड और बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट। रेंट जो है वो कोई भी रिसीव कर सकता है, ओरिजिनल ओनर भी रिसीव कर सकता है, या फिर कोई टेनेंट है अगर लैंड पर तो वो भी सब टेनेंट से रिसीव कर सकता है। मतलब इट इम्प्लाइज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट नेसेसरी, यानी लैंड पर ओनरशिप की कोई वैसी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अब दस द रेंट रिसीव बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट वुड ऑल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस मेंशन अबव। अगर सब टेनेंट भी रिसीव करता है तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो तो fees received for renewal for grant of land on lease would be revenue derived from land। ये क्या था कि एक रेवेन्यू का कंसेप्ट है। द स्कोप ऑफ द टर्म रेवेन्यू इज मच ब्रॉडर देन रेंट, मतलब रेंट तो अलग हो गया, रेंट का कंसेप्ट अलग है। इट इंक्लूड इनकम अदर देन रेंट, ये रेवेन्यू इनकम में इंक्लूड की जाएगी कि अगर हमें लैंड से कोई रेवेन्यू मिल रहा है तो उसका क्या हिसाब किताब होगा, उसका हिसाब किताब रेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो अलग होगा, ठीक है। जैसे क्या होगा रेवेन्यू में, अगर कोई फीस रिसीव हुई किस लिए, रिन्यूअल करने के लिए, जो लैंड है लीज पर लैंड है, जो लैंड हमने दिया हुआ है उस पर अगर कोई फीस रिसीव हुई उसे रिन्यूअल करने के लिए, तो वो हमारा जो होगा वो रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड होगा। अगर रेंट रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड इन टाइम एंड अकॉर्डिंगली, अगर अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमें रेंट जो था वो टाइम पर नहीं मिला, ठीक है, मान लिया इस मंथ का रेंट हमारा ड्यू हो गया हमारे लैंड पर जो हमने लीज आउट किया है, पर अभी तक हमें उस पर रेंट मिला नहीं है हमें, यानी लेट मिल रहा है, बाद में मिलेगा। तो जो लेट मिलेगा उस पर जो इंटरेस्ट भी मिलेगा हमें, वो इंटरेस्ट जो होगी वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। सच इंटरेस्ट शैल नॉट बी कंसिडर टू बी एग्रीकल्चर इनकम, रादर इट इज़ हिज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अगर मैंने अपने लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को लीज आउट किया है तो उस पर अगर मुझे अभी तक रेंट मिला नहीं है, अब रेंट लेट से मिल रहा है और लेट से मिलने की वजह से मुझे उस पर इंटरेस्ट इनकम भी हो रही है, तो मेरी इंटरेस्ट इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो इंटरेस्ट इनकम मेरे
अदर सोर्स के हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है, वो एग्जाम नहीं होगी, टैक्सेबल होगी, वो भी अदर सोर्स में जाएगी। हम आगे देखें तो क्या कह रहा है कि अगर इफ़ द एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंडिया के बाहर है, अगर इंडिया में नहीं है, तो ऐसे केसेस में इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तब वो एग्रीकल्चर इनकम मानकर उसे एग्जाम नहीं किया जाएगा, बल्कि वो इनकम अंडर हेड अदर सोर्स में उसे टैक्सेबल किया जाएगा ऐसे इनकम को। कब? अगर कोई भी हमारा एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया से बाहर अगर है हमारा कोई एग्रीकल्चर लैंड, तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रेंट रिसीव फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड। हमने ना अभी हमने ऊपर बात की कि अगर हमें अपने एग्रीकल्चर लैंड को हमने क्या किया, रेंट पर दे दिया, तो ऐसे केसेस में हमने क्या देखा था कि अगर जो रेंट रिसीव होगा वो रेंट भी हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम होगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है कि अगर हमने एग्रीकल्चर लैंड को हमने रेंट पर दे दिया है और हमें किस लिए दिया, हमने फॉर अ मूवी शूटिंग, अगर मूवी शूटिंग के लिए हमने उसे रेंट पर दिया है, तो ऐसे में जो इनकम, जो रेंट हमें रिसीव हो रही है, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। कब नहीं मानेंगे एग्रीकल्चर? देखो, रेंट पर दिया है हमने, अपने एग्रीकल्चर लैंड को रेंट पर दिया है, लेकिन फिर भी उससे जो रेंट हमें रिसीव हो रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। कब? अगर हमने अपने एग्रीकल्चर लैंड को मूवी के शूटिंग के लिए अगर दिया है रेंट पर, तो ऐसे इनकम को हम अपना एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम एग्रीकल्चर इनकम अगर रेंट पर देते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड को, तो रेंट पर देने के केस में हम किस किस चीज़ को इनकम मानेंगे एग्रीकल्चर का, किस किस चीज़ को नहीं मानेंगे, ये देखा हमने। आगे देखते हैं। अब अगर एग्जांपल्स देखें हम, तो एक दो एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे मिस्टर एक्स इज 10 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज़ गिवन ऑन रेंट लीज एट अ रेंट ऑफ ₹2 लाख, इट विल बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास क्या है, 10 एकड़ ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, खेती करने वाली ज़मीन है, और इंडिया के अंदर है, और उसने क्या कर रखा है, रेंट पर दे रखा है, जिससे उसे 2 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम अर्न हो रही, मतलब बेसिकली 2 लाख रुपए अर्न हो रहा है, तो वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाएगा। अब Mr. X has leased out 10 acre of agriculture land and has received wheat crop। देखो ये क्या है, ये अलग है, मतलब उसने अपने 10 एकड़ की ज़मीन को, एग्रीकल्चर के लैंड को रेंट पर दे रखा है, पर उसके बदले उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसे गेहूँ मिल रहा है, ठीक है, जिस गेहूँ की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है। ऐसे केसेस में 2 लाख रुपए का जो गेहूँ से रिसीव हो रहा है वो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। हमने देखा था इसमें कि अगर किसी भी पर्सन को किड्स में मिल रहा है तो भी वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। ABC लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज़ एग्रीकल्चर इनकम ऑफ ₹500 लाख एंड कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ, अभी अलग कंसेप्ट है, इसको हम अभी आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आते हैं इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन काम ही, उस पर्सन का काम ही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो ऐसे इनकम को हम क्या बिजनेस इनकम कंसिडर करेंगे या कौन सी इनकम कंसिडर करेंगे, ये देखें। तो इफ़ एनी पर्सन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। अब उस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को करने से पहले तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल लैंड कोई क्या कर दिया था, रेंट पर दे दिया था, तो रेंट के केस में हमने देखा था कि रेंट को क्या कंसिडर करेंगे। पर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रहा है पर्सन, तो ऐसे केस में अगर जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से इनकम उसे डिराइव हो रही है, उनको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। लेकिन अगर इफ़ एनी कंपनी इज़ डूइंग एग्रीकल्चर
अगर कोई कंपनी कर रही है तो उसकी इनकम जो है वो भी एग्जेम्प्ट ही होगी कंपनी के केस में। मतलब मैंने कंपनी खोल रखी है, मैंने कंपनी कोई खोल रखी है, तो ऐसे केस में इसकी इनकम जो है वो हमने देखा कि एग्जेम्प्ट होगी। पर अब कंपनी मैंने खोली है, मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स भी हैं, मुझे इनकम जो है वो हो रही है एग्रीकल्चर से, मैं कंपनी में और मुझे इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से, तो एज अ कंपनी मेरी इनकम तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन डिविडेंड जो रिसीव हो रही है शेयर होल्डर्स को, जो मेरी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मैं डिविडेंड भी पे कर रही हूँ, तो जो डिविडेंड उन्हें रिसीव हो रही है वो उनकी इनकम मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। मतलब मेरी इनकम जो है वो तो एग्रीकल्चरल इनकम है, तो मेरी तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर शेयर होल्डर, इफ एनी शेयर होल्डर has received dividend from a company having income from agricultural activities, such income shall not be considered as agricultural income, rather it will be considered as dividend। तो किसी शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो डिविडेंड ही माना जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। और डिविडेंड टैक्सेबल होता है, डिविडेंड का सेपरेट प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब अगर कोई फॉरेन कंपनी है, इफ एनी फॉरेन कंपनी इज डूइंग एग्रीकल्चर, अगर कोई फॉरेन कंपनी एग्रीकल्चर कर रही है, तो खेती बाड़ी कर रही है, तो इट्स एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया शैल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट। इंडिया के अंदर उसकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट होगी फॉरेन कंपनी के केसेस में। लेकिन अगर उसी के केस में अगर डिविडेंड पे किया उस कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो वो डिविडेंड जो है वो डेफिनेटली शेयर होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। उसके बाद अगर अब आगे देखते हैं, ये तो हमने ऊपर देखा कि अगर ऑपरेशंस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस हो रही है, तो तब हम एग्रीकल्चर इनकम किस चीज़ को मानेंगे, किस चीज़ को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानेंगे। अब उसके बाद है पेमेंट रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। अब अगर पार्टनरशिप फर्म, देखो अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसे एग्रीकल्चरल इनकम रिसीव हो रही है एक फर्म को, तो वो तो फर्म के केस में एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर पे कर रही है सैलरी इंटरेस्ट अपने पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को अगर पे कर रही है सैलरी और इंटरेस्ट, तो पार्टनर के केस में भी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर रिसीव्ड एनी शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर प्रॉफिट रिसीव हो रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। इट डजेंट मैटर कि पार्टनरशिप फर्म जो है उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ये तो प्रॉफिट का कंसेप्ट है, आगे भी देखेंगे हम। अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई पार्टनर को अगर कोई शेयर या प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, शेयर रिसीव हो रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उस केस में वो हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। अब अगर पार्टनरशिप फर्म नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर रही है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है पार्टनरशिप फर्म को, तो जो सैलरी या इंटरेस्ट रिसीव हो रही है पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से, वो उसके कौन से हेड में जाएगी, इनकम अंडर हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में, और फिर अकॉर्डिंगली टैक्सेबल होगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम है पार्टनरशिप फर्म की और ऐसे केस में सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पार्टनर को, तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और एग्जेम्प्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो वो पीजीबीपी के हेड में जाएगी और टैक्सेबल होगी पार्टनर की। पर जो प्रॉफिट है, चाहे एग्रीकल्चरल इनकम हो या ना हो एग्रीकल्चरल इनकम, अगर शेयर मिल रहा है पार्टनर को तो वो एग्जेम्प्ट हमेशा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में थोड़े से कुछ मीनिंग्स है। क्या मतलब है? द टर्म एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल पर्पस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। अकॉर्डिंगली इट्स मीनिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन राजा बिनॉय कुमार शाहज रॉय वर्सेस CIT। ये एक केस हुआ था जिस केस में एग्रीकल्चर इनकम को ढंग से इनकम टैक्स में नहीं डिफाइन था, पर बाद में इसको डिफाइन किया गया।
अगर कोई भी पर्सन, इफ एनी पर्सन हैज परफॉर्म द फॉलोइंग 2 ऑपरेशंस, अगर कोई पर्सन 2 ऑपरेशंस कर रही है, परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे में इट विल बी कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। वो कौन कौन सी 2 ऑपरेशंस है?